वंदना क्लासेस के YouTube चैनल पर आप लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। और आज हम क्लास 10 के बच्चों के लिए पहला चैप्टर लेके आ रहे हैं और यह उनके रिक्वेस्ट पर। संसाधन का थोड़ा अभाव है, लेकिन हमें विश्वास है कि यू हैव टू एंजॉय दिस सेशन एंड आल्सो यू हैव टू जस्ट मैनेज ऑल सच डिफिकल्टीज in such lockdown conditions। इसमें स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो पहला जो चैप्टर है रियल नंबर्स, ये आपके लिए कोई नया नहीं है। इससे पहले भी आपने बहुत सारे नंबर्स के बारे में आपने स्टडी किया है और उसी के आगे बढ़ाते हुए आपने 6 में, 7 में, 8 में, 9 में और उसी को आगे कड़ी में हम लेके 10th में आए हैं। एक बात यहां पर ध्यान देने की जरूरत है, रियल नंबर्स होता क्या है। रियल नंबर्स आप जानते हो कि आप पहले भी क्लास 9th में जब पढ़ रहे थे तो आपने पढ़ा है कि रियल नंबर आर द ग्रुप ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। यू नो वेरी वेल दैट रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म रियल नंबर, क्योंकि नंबर तो दो तरह का होता है, एक रियल नंबर और दूसरा इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर आप जानते हो कि हायर क्लासेस में आपको पढ़ना है। और इमेजिनरी नंबर होता क्या है कि अगर स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज निगेटिव। जैसे आप कुछ अगर एग्जांपल की बात करो निगेटिव नंबर्स का, तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं कि ये वर्चुअल नंबर कहलाता है और यहां पर आई स्क्वायर इज कंसीडर्ड एज -1। ये आपको अपर क्लासेस में पढ़ना है, लेकिन अगर आपको 10th की बात करो तो आपको रियल नंबर्स पढ़ना है। और रियल नंबर में रियल नंबर जो समूह होता है वो रेशनल और इरेशनल नंबर का। और इस चैप्टर में भी आपको रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में ढेर सारा पढ़ना है। लेकिन मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आप नए हैं और आप नंबर्स के बारे में बहुत कम आपको जानकारी है, इसीलिए इस चैप्टर को डिस्क्राइब करने से पहले या फिर यूक्लिड जो डिवीजन लेमा हमने आज स्टार्ट करने का सोचा है, इससे पहले हम आपको कुछ नंबर्स के बारे में बताते हैं। चलिए शुरू से बात करते हैं। नंबर जो है वो डिजिट से मिलकर बना हुआ रहता है और आप जानते हो कि डिजिट जो है 0 से लेकर 9 तक ये 10 डिजिट्स है। तो पूरे मैथमेटिक्स का जो ये कांस्टेंट नंबर का जो संसार है वह इस 10 डिजिट्स के आपस में रीअरेंजमेंट और रीग्रुपिंग के बाद ये बना हुआ है। इस चैप्टर में आप क्लास 10th में हो, लेकिन फिर भी आप जब ये क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो इसमें आपको पॉजिटिव नंबर, निगेटिव नंबर, इवन नंबर, ओड नंबर, प्राइम नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर ऐसे और इंटीजर्स, ये सब सारे नंबर्स जो है आपको कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। तो चलिए क्विकली रिकैप करते हैं और इसमें सबसे पहले हम आपको बताते हैं नेचुरल नंबर के बारे में। जैसा आप जानते होंगे, निश्चित रूप से जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं दोहरा रहा हूं। और नेचुरल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर्स आप जानते हो कि काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर एन। और बहुत जगह आप जब क्वेश्चन में पढ़ोगे तो वहां पर आपको एक सिंबल मिलेगा और ये सिंबल इस तरह का सिंबल है और ये सिंबल, दिस सिंबल रिप्रेजेंट द एलिमेंट ऑफ, जैसे 2 इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, कैपिटल एन नेचुरल नंबर के लिए है। और 2 आप जानते हो कि ये वन ऑफ द मेंबर ऑफ द नेचुरल नंबर एंड दिस इज व्हाई 2 इज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। 3 इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। Whatever 0 is not the element of natural number। ये सदस्य नहीं है और जब सदस्य नहीं होता है तो उसको हम क्रॉस कर देते हैं। तो चलिए ये तो आपको हमने बताया नेचुरल नंबर। अब जानते हो कि होल नंबर्स, जब किसी नेचुरल नंबर में हम 0 को शामिल कर देते हैं, काउंटिंग नंबर टुगेदर विथ 0 आर नोन एज होल नंबर्स। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर W and you can just see that 0 1 2 3 4 and so on। इंटीजर के बारे में भी आप जानते हैं और इंटीजर अगर इसी में अगर हम निगेटिव्स ऑफ नेचुरल नंबर को शामिल करते हैं, जैसे -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, तो ये नंबर दिस नंबर हैज बीन कन्वर्टेड इनटू इंटीजर्स।
वैसे ये सारी जानकारी से एक बात और आपको समझ में आया होगा कि ये नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर के अंतर्गत ही आता है, यानी इन द अंडर ऑफ होल नंबर्स मींस इट इज ए ऑल नेचुरल नंबर्स आर एलिमेंट ऑफ होल नंबर्स. And also by this example you can just see that integers are also classified into three categories. First, greater than 0, second one is 0, and third is less than 0. My dear student, greater than 0 all are positive integers, and you know very well that integers are represented either by I or Z. So ये जितना सारा ये नंबर्स है इसको या तो प्लस I से डिनोट करो या प्लस Z से डिनोट करो. ये जितने सारे नंबर्स हैं इसको आप या तो माइनस I से या फिर माइनस Z से डिनोट करो, क्योंकि ये सारे का सारे क्या होगा, निगेटिव्स ऑफ नेचुरल नंबर्स है. जीरो को हमने यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं किया. जीरो अगर आप इंटीजर्स की बात करो तो जीरो इज एलोन, एकलौता ऐसा है जो व्हिच इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, और दिस इज व्हाई इट कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन पॉजिटिव और नेगेटिव साइड. So all the numbers which is greater than 0 are considered as positive one, and all such numbers which is less than 0 are considered as negative numbers or negatives. चलिए अब आगे हम बात करें. अब आपको जो सबसे ज्यादा मिलने वाला है तो पॉजिटिव आपने समझ लिया, ऐसा नंबर जो 0 से बड़ा होता है पॉजिटिव नंबर कहा जाता है. और सच नंबर which is greater than 0 are known as positive numbers, and which is less than 0 are considered as negative numbers. तो ढेर सारा ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जिसमें आपको पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर्स के बारे में बात होगा और आपको जानना चाहिए. उसके बाद अगर हम बात करें तो एक और बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो है प्राइम नंबर के बारे में समझना. आप सभी जानते हैं कि प्राइम नंबर्स एक ऐसे नंबर्स हैं जो विच इज डिविजिबल आइदर बाय 1 और इटसेल्फ, एंड 2 इज कंसीडर्ड एज. अब जानते हो कि 2 अगर जिसका फैक्टर्स होता है 2 हैज ओनली 1 एंड 2 factors, 3 has only 2 factors, 1 and itself means 3, 5 has 3 only 2 factors, 1 and 5, and these numbers are considered as prime numbers. Whatever 4 is not the prime. Why? Because it has more than 2 factors, 1 and itself no doubt, but it is also divisible by 2, and this is why 4 is considered as कंपोजिट नंबर. 4 को क्या कंसीडर किया जाता है, कंपोजिट नंबर, बिकॉज इसमें 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं. तो ढेर सारा आपको क्वेश्चन मिलेगा जिसमें आपको प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर की बात होगा. एक और जब आप बना रहे हो इस क्वेश्चन को तो उसमें एक और जो आपको इंफॉर्मेशन की जरूरत है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन. और प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में हम जितना बात बताया तो उसमें एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि राइटिंग द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स. किसी भी नंबर्स को जब हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में लिखते हैं तो उसे कहा जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन. फॉर एग्जांपल 10 can be written as 2 into 5, and this method is known as prime factorization method. 15 can be written as 3 into 5. ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहा जाता है. तो राइटिंग द नंबर, तो किसी भी नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में इजीली हम लिख सकते हैं. बहुत पहले से आप लगातार प्रैक्टिस करते आ रहे हो. जैसे 20 की हम बात कर रहे हैं, 20 की बात कर रहे हैं तो 2 10 2 5. चलिए तो यहाँ पर आप करते चले जाए. तो ये 20 कैन बी रिटन एज 2 into 2 into 5. इसके फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो दिस इज नोन एज प्राइम फैक्टराइजेशन. इसका बहुत सारा एप्लीकेशन है, चैप्टर फर्स्ट में हम बाद में बात करेंगे. अभी हम इंट्रोडक्शन में लगातार आपको हमने अलग अलग तरह के नंबर्स के बारे में बताया. नाउ कम टू द पॉइंट. अब चूंकि हमें डिवीजन लेमा के बारे में बताना है आप लोगों को, तो चलिए डिवीजन लेमा को शुरुआत करने से पहले एक और छोटी सी बात करते हैं. कभी आपने 10 को 2 से डिवाइड किया? मैं जोक नहीं कर रहा. अगर 10 को आपने 2 से डिवाइड किया होगा, और किया ही है, तो आपने ऐसे किया होगा और इसका रिजल्ट क्या आया होगा, 0. और हो सकता है कि इसमें आपको टॉफी भी बहुत सारा मिला हो. लेकिन चलिए हम इसमें थोड़ा सा अलग ढंग से करते हैं. अगर 10 को कोई बच्चा अगर 4 से करता
तो 8 और यहाँ पर क्या होगा 2 प्राप्त होता। अगर 10 को कोई बच्चा जो है अगर यहाँ पर 3 क्वेश्चन अगर करता तो यहाँ पर 6 होता और यहाँ पर -4। अगर इसी 10 को कोई अगर 2 से करता ना तो इसमें क्या होगा, तो निश्चित रूप से क्या होगा 4 और यहाँ पर क्या होगा 6 होता। अब देखें कि इसमें इफ यू आर द क्वेश्चंस, अगर ऐसे आप बना के देते तो टीचर निश्चित रूप से आपको पनिशमेंट करते और यहाँ पर ये बताते कि क्या ये आपने क्या करके रखा है, ये सारे के सारे प्रोसेस गलत है, ये बात आप जानते हैं और ये सही है, ये भी बात आप जानते हैं। लेकिन यहाँ पर हम एनालिसिस इसलिए कर रहे हैं कि भैया हमको ये पता होना चाहिए सही क्या है, ये तो पता है, लेकिन गलत क्यों है ये हमें जानना है। क्योंकि अगर गलती क्या कर रहे हैं अगर ये पता नहीं होगा तो फिर यूक्लिड का डिवीजन लेमा या फिर एल्गोरिथम आप सीख नहीं पाओगे। चलिए यहाँ पर हमसे गलती ये हो गया, टीचर से अगर आप पूछे बचपन में छोटे जब थे तो आप जब पूछ रहे थे तो आपने क्या पूछा, क्या आंसर मिला आपको, कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि यह डिविडेंड कहा जाता है। 2 इज कंसिडर्ड एज डिवाइजर, 4 इज क्वेश्चन एंड 2 इज रिमाइंडर। टीचर ने आपको बताया होगा कि इसके कॉज में कि ये सही इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर 2 और 2 डिवाइजर भी 2 और इसका रिमाइंडर भी 2, ये दोनों आपस में बराबर तो हो ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता, तो ये बराबर नहीं होगा। यानी कि पहला रूल आपने ये सीखा कि डिवाइजर रिमाइंडर के इक्वल नहीं हो सकता है। चलिए दूसरे की बात करें। अब आप टीचर के पास गए और यू हैव टू जस्ट आस्क द क्वेश्चन दैट सर आई हैव डन दिस क्वेश्चन एंड नाउ रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू द डिवाइजर। ये थोड़ा सा बड़ा आ गया, 4 आ गया सर, अब तो बराबर नहीं है, अब तो सेटिस्फाइड है। टीचर फिर डांटेंगे, दूसरे रूल के साथ डांटेंगे कि रिमाइंडर जो है वो कभी भी तो डिवाइजर से बड़ा हो ही नहीं सकता है। 4 कैन नॉट बी, ये जो रिमाइंडर 4 है वो 2 से ग्रेटर है, तो ये आपका डिवीजन सही नहीं है क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर ग्रेटर है। तो चलिए पहला बराबर नहीं हो सकता, दूसरा ग्रेटर नहीं हो सकता और तीसरा भी वही कॉज है, 6 इज ग्रेटर देन 2 एंड रिमाइंडर कैन नॉट बी ग्रेटर देन डिवाइजर। तो चलिए ये 3 कैलकुलेशन में गलती करने के बाद आपको ये 2 बातें समझ में आया कि रिमाइंडर कभी भी डिवाइजर से ग्रेटर नहीं होता और दूसरी बात रिमाइंडर कभी भी डिवाइजर के बराबर नहीं होता। एक और केसेस हम देखते हैं कि चलिए अब आप ऐसे कैलकुलेशन कर रहे हैं कि 10 अब 6 टाइम से दे दें, 10 - 2n - 2। इस बार अगर टीचर के पास गए ना तो फिर डांट आपको पड़ेगा, और इसलिए डांट पड़ेगा कि यहाँ पर -2 आया है और आप जानते हो कि ये छोटा भी नहीं हो सकता, 0 से छोटा नहीं हो सकता। अब देखिए इससे आपने क्या निष्कर्ष निकला, व्हाट कंक्लूड ऑन दिस एग्जांपल्स। पहला, रिमाइंडर कैन नॉट बी इक्वल टू डिवाइजर, डिवाइजर के बराबर में तो रिमाइंडर कभी हो नहीं सकता। सेकेंड, आपने क्या देखा, रिमाइंडर कैन नॉट बी ग्रेटर देन डिवाइजर, रिमाइंडर जो है वो कभी भी डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता। और तीसरी बात आपने क्या समझा, रिमाइंडर कैन नॉट बी स्मॉलर देन डिवाइजर, रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा नहीं हो सकता। अगर इस तीनों बातों को अगर एक साथ अगर आपको कहें, इन दिस केस बिकॉज आई हैव जस्ट डिवाइडेड बाय 2, इन दिस केस अगर हम इस तीनों बातों को एक साथ अगर हम इसको लिखें तो क्या लिखेंगे। अब आप यहां पर चेक कर सकते हो, तीनों बात को अगर एक साथ लिखना हो तो हमने लिखा आर फॉर रिमाइंडर, रिमाइंडर इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, 0 के बराबर हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है और किससे छोटा होगा, डिवाइजर से छोटा होगा। तो यहां पर देख लो डिवाइजर यहां पर हमने 2 लिया है, इसीलिए आप देखो तो 3 कंडीशन होने का और 3 कंडीशन नहीं होने का। फिर से एक बार दोहरा लो, होने का क्या कंडीशन है, होने का रिमाइंडर मस्ट बी इक्वल, मे बी इक्वल टू 0, दूसरा रिमाइंडर में ग्रेटर देन 0 और थर्ड वन रिमाइंडर मस्ट बी स्मॉलर देन डिवाइजर। और क्या नहीं हो सकता, तो रिमाइंडर डज नॉट इक्वल टू डिवाइजर, रिमाइंडर कैन नॉट बी ग्रेटर देन डिवाइजर एंड रिमाइंडर कैन नॉट बी स्मॉलर देन डिवाइजर। अगर इस 6 बात को अगर आपके समझ में आ गया हो तो इट इज क्वाइट इजी। और एक बात और मैं आपको यहां पर समझने के लिए समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, और वो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है
कि अगर आप दो पॉजिटिव नंबर को जब आप डिवाइड कर रहे हो, व्हेन यू हैव टू जस्ट डिवाइड, बिकॉज इन दिस केस आई हैव जस्ट टेकन टू नंबर्स, 2 and 10. 10 is positive number and 2 is also positive number. So when a positive number is divided by another positive number, then its quotient or remainder cannot be negative, or especially remainder cannot be negative. So you have to just keep in the mind that two things: a positive number when divided by the positive numbers, then their quotient must be a whole number or positive integers, and their remainder must be smaller than the divisor, but it may equal to 0 or greater than 0. On the basis of this conclusion, now it is quite easy for you to understand the Euclid division lemma. Actually, lemma is the proven statement which is used to prove another statement. And according to Euclid division lemma, I have just written the statement: if A and B are two positive numbers and A is divided by B, suppose that Q is the quotient and R the remainder that you get on division, then according to Euclid division lemma, here you have to just keep in the mind that A is here dividend, B is divisor, Q is quotient and R is remainder. And according Euclid division lemma, A is equal to actually BQ plus R that I have just mentioned. Where you know that Q must be a whole number or positive integers and R is another whole numbers. So you can just notice that इन द प्रीवियस सेशन में आल्सो, पहले भी आप जब पढ़ रहे थे तो डिवाइड को चेक करने के लिए आपको एक मेथड बताया जाता था, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। अब ये कॉन्सेप्ट कहां से आया था तो उसी के बारे में हम आपको थोड़ा सा बता रहे हैं। तो ये यूक्लिड का जो डिवीजन लेमा के बारे में जो एक्सप्लेनेशन दिया है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू हैव टू जस्ट स्टडी दिस। तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A डिविडेंड है, A इज इक्वल टू B इंटू Q प्लस रिमाइंडर। फिर रिमाइंडर के लिए जो कंडीशन है उसको बोलना नहीं है। अब यहाँ पर एक डिस्कशन का विषय होता है, जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा। तो रिमाइंडर में जब चूंकि रिमाइंडर के जो कंडीशन है जिसमें अगर आप किसी नंबर को 2 से, अगर n को आप 2 से कर रहे हो, Q यहाँ पर क्वोशंट है तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है। चूंकि अगर ये एग्जैक्टली डिविजिबल होगा तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 आएगा या फिर 0 से ग्रेटर आएगा इन द केस ऑफ इफ इट डज नॉट एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 2। इन दैट कंडीशन अगर ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है तो अगर 2 से डिवाइड करोगे तो एक चांसेस बनता है इसमें 1 आए, क्योंकि 2 के बराबर तो आ नहीं सकता है और 0 से छोटा हो नहीं सकता है। तो अब यहाँ पर 2 केसेस बनता है, या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा, यानी कि 2 में 2 कंडीशन। इसी तरह से अगर 3 से किसी को अगर डिवाइड करोगे किसी नंबर को, तो अब यहाँ पर जो रिमाइंडर साइड में जो है अब 3 कंडीशन बनते हैं, 0, 1 और 2। अगर 4 से डिवाइड करोगे तो 0, 1, 2, 3, ये 4 कंडीशन आपको बनने वाला है। 0 जब भी आए तो समझ जाना कि ये एग्जैक्टली डिविजिबल है, और अगर एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है तो फिर इसका मतलब है कि इट मस्ट बी ग्रेटर देन 0। सो यूक्लिड का जो डिवीजन लेमा है ये एक ऐसा प्रूव्ड, ऑलरेडी प्रूव्ड स्टेटमेंट है जिसका हम अलजेब्रा में कैलकुलेशन करने के लिए इसका हम हेल्प लेते हैं और दूसरे कैलकुलेशन को बड़ी आसानी से इसके बेसिस पर करते हैं, और खास करके वो सारा कैलकुलेशन जो डिवीजन पर आधारित होता है। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा, और अगर ऐसा लगा है तो आप निश्चित रूप से कमेंट करें और हमें बताएं कि आपको ये कैसा लगा, ताकि हम आगे वीडियो बनाने में और उत्साहित होकर आपको बताते रहें और आप घर बैठे बैठे इस लॉकडाउन में आनंद लेते रहें। तो थैंक्स फॉर वाचिंग द वंदना क्लासेस दरभंगा, दिस यूट्यूब चैनल। थैंक्स टू ऑल।